नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज द्वितीय के गद्य खंड का 12वां अध्याय यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज। तो इस प्रकरण का हम संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि इस यशपाल ने इस अध्याय के माध्यम से, लखनवी अंदाज अध्याय के माध्यम से, उस सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, व्यंग के द्वारा कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से, यथार्थवाद से दूर होकर और एक बनावटी दिखावटी जीवन शैली को अपनाते हैं और उसी के आदी हो गए हैं। तो आइए पाठ की चर्चा करते हैं। लखनवी अंदाज कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल से तात्पर्य है कि केंद्र के नगर के आसपास, केंद्रीय नगर के आसपास की जो ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन, वो चलने के लिए उतावली में फुंकार रही थी। कहने से तात्पर्य है कि उनके चलने का समय हो गया था और फुंकार रही थी, अर्थात हॉर्न मार रही थी कि केंद्रीय नगर के आसपास की जो पैसेंजर ट्रेन थी वो अपने नियत समय पर, वहाँ से रवाना होने के नियत समय पर सीटी मार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं कि सेकंड क्लास का जो किराया होता है वो अधिक होता है। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो लेखक ने भी सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया था। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए थे। अनुमान के प्रतिकूल जैसा कि उसने सोचा था, तो उसके विपरीत डिब्बा निर्जन नहीं था, खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश, तो सफ़ेद पोश का अर्थ होता है भद्र पुरुष, सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया कि डिब्बे में अचानक लेखक के कूद जाने से उसके एकांत चिंतन में विघ्न पड़ रहा था, ऐसा असंतोष उनकी आंखों में दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कि कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। कि मैंने ये सोचा, लेखक कह रहे हैं कि लेखक ने ये सोचा कि या तो वो किसी कहानी की सूझ की चिंता में हो, कोई कहानी सूझ रहे हों, सोच रहे हों, उसका कथ्य सोच रहे हों, या फिर वो खीरे जैसी जो अपदार्थ वस्तु है उसका शौक करते देखे जाने के संकोच में हो कि इसका अपदार्थ वस्तु खीरे का शौक करते हुए कहीं इसने देख न लिया हो। तो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, अर्थात साथ रहने के लिए उन्होंने उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली कि मैं आत्मसम्मान के कारण उनसे आंखें चुरा ली, नजरें नहीं मिला पाया। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था कि नवाब साहब ने अकेले ही
यात्रा करने के लिए किफ़ायत का अर्थ होता है कि मितव्ययता, या कह सकते हैं कि समझदारी से उपयोग करना। कि मितव्ययता के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उसे मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। कि अब उसे यह सहन नहीं था कि कोई भद्र पुरुष उसे मध्यम वर्ग के दर्जे में, या मध्यम वर्ग के ट्रेन के मध्यम वर्ग के दर्जे में उसे सफ़र करता हुआ देख ले, अर्थात सेकंड क्लास में। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। कि कोई भद्र पुरुष के सामने खीरा कैसे खाए, उन्होंने तो अकेले सफ़र काटने के लिए ही ये खीरे खरीदे थे। हम कनखियों से, अर्थात तिरछी तिरछी निगाहों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज। तो आदाब अर्ज जो होता है वो संबोधन शैली होता है उर्दू में। जिस प्रकार से हिंदी में नमस्कार नमस्ते होता है, उसी प्रकार से उर्दू में आदाब अर्ज होता है। जनाब श्रीमंत, खीरे का शौक फरमाइए, अर्थात आप खीरे खाइए। शौक फरमाना से तात्पर्य है कि उस शौक को अपनाइए। कहने से तात्पर्य इसका अर्थ यही निकल रहा है कि आप खीरे खाइए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा कि अचानक उनका भाव परिवर्तन हो गया। पहले वो देख भी नहीं रहे थे। भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए। शराफत से तात्पर्य है कि जो प्रतिष्ठित या इज्जतशील व्यक्ति का गुमान अर्थात भ्रम बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। हरकत अर्थात क्रिया में लथेड़ लेना चाहते हैं, अर्थात लपेट लेना चाहते हैं, मिला लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया जी, किबला शौक फरमाएं। तो लेखक ने जवाब दिया, जब उन्होंने ये कहा कि खीरे का शौक फरमाएं, तो उन्होंने उर्दू में ही जवाब दिया कि शुक्रिया, धन्यवाद, किबला शौक फरमाएं, कि आप ही खाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे, अर्थात ऊपर से खीरों को काट दिया और उन्हें गोद कर रगड़ कर झाग निकाल लिया, जिससे कि उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। फिर खीरों को बहुत एहतियात से अर्थात सावधानी से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर जचाए गए, सुंदरता से तौलिए पर जचाए गए, व्यवस्थित रूप से। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल के प्रयोग का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, उपस्थित कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से अर्थात बहुत ही सुंदरता से व्यवस्थित तरीके से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी अर्थात पाउडर बुरक दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण अर्थात उनके जबड़े या होठ इस प्रकार से हिल रहे थे, फड़क रहे थे, जिससे स्पष्ट था कि प्रक्रिया में उनके मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहे थे, अर्थात उसके मुख से पानी निकल रहा था, रसास्वादन की कल्पना से पानी निकल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था उनके चेहरे की भावभंगिमा से और उनके जबड़ों के हिलने से। ये स्पष्ट हो रहा था कि रसास्वादन की कल्पना करके उनके मुख से पानी निकल रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, तिरछी नज़रों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर, वास्तविकता पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। कि वाह, आप शौक कर सकते हैं, अर्थात आप इसे ग्रहण कर सकते हैं, यह है लखनऊ का
बालम खीरा है। तो बालम खीरा एक किस्म है लखनऊ की। तो देखो यहाँ लेखक और उस नवाब का चित्र प्रस्तुत किया गया है। एक एक बर्थ पर नवाब बैठे हैं तो दूसरे बर्थ पर लेखक बैठे हैं, यशपाल जी। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके, पैनी फांके, पनियाती मतलब पानी निकलती हुई फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। लेकिन लेखक मना कर चुका था। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उन्होंने आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब का अर्थ होता है इच्छा। तो इस अध्याय में अधिकांशतः उर्दू शब्द का प्रयोग किया गया है। मेधा भी जरा कमजोर है। मेधा का अर्थ है आमाशय। तो ये इसलिए कहा गया है मेधा भी जरा कमजोर है क्योंकि खीरा जो होता है वो आसानी से पचता नहीं है, और जिनका आमाशय कमजोर होता है, पाचन शक्ति कमजोर होती है, उनको खाने में दिक्कत होती है। इसलिए लेखक ने कहा कि मुझे इच्छा नहीं हो रही है और मेरा आमाशय भी कमजोर है, किबला शौक फरमाए कि आप ही खाएं। नवाब साहब ने तृष्णा सहित आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, लंबा सांस लिया और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गई। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली या मूंद गई। मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया, निगल लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से, अर्थात अपनी इच्छा से ही रसास्वादन कर खिड़की, वासना से यहाँ तात्पर्य है कि आंतरिक जो भूख है उनकी, तो उस भूख से रसास्वादन करके और खिड़की से बाहर फेंकते गए। केवल नाक के पास ले जाकर वो सूंघते रहे और उस नाक से ही उसका रसास्वादन करके और खीरे की एक एक फांक को बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की की बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। कि खानदानी जो रईस हैं वो इस प्रकार से खीरा खाते हैं, वो मुंह से नहीं, केवल नाक से सूंघ कर ही अपना शौक फरमाते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। जो खीरे को तैयार किया गया था, उसको नमक मिर्च जीरा लगाया गया था, उसको करीने से काटा गया था, जचाया गया था, और फिर उसका खानदानी रहीसीपन से उसको ग्रहण किया गया था। तो इन सब के प्रयोग से वो थक कर लेट गए। हम तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, और सिर खम कर लेने से तात्पर्य है सिर झुकाना, और तस्लीम सम्मान, कि हमें उनके इस प्रकार से खानदानी रईसी का जो तरीका था उस के सम्मान में मुझे सिर झुकाना पड़ा, अर्थात नतमस्तक होना पड़ा। खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तो तहजीब होता है शिष्टाचार, शिष्टता, और नफासत होता है स्वच्छता, और नजाकत होता है कोमलता। तो ये बताया है कि खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत, कि खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म अर्थात बारीक, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। नफीस अर्थात उत्तम, बढ़िया, और एब्स्ट्रैक्ट से तात्पर्य है कि जो अमूर्त, जिसका अस्तित्व ना हो। इस स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का हम ये सूक्ष्म, बारीक, उत्तम और अमूर्त तरीका जरूर कह सकते हैं, जो
कि इन्होंने अपनाया था। नवाब साहब ने केवल सूंघ के ही अपना पेट भर लिया था। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? किंतु ऐसे तरीके से खीरा खाकर और उदर की तृप्ति नहीं हो सकती, उदर पूर्ति नहीं हो सकती है, पेट की भूख को नहीं मिटाया जा सकता है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है। लजीज अर्थात स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। शकील से तात्पर्य है कि अपच, जो आसानी से पचता नहीं है। तो ये ऊपर भी मैं बता चुका हूँ, जो मैदे पर अर्थात अमाशय पर बोझ डाल देते हैं, अर्थात अमाशय को दिक्कत करता है पचाने में। ज्ञान चक्षु खिल गए, मेरे ज्ञान रूपी नेत्र खुल गए, पहचाना ये नई कहानी के लेखक हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? कि जैसे खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना करने मात्र से पेट भर जाने से डकार आ सकती है, तो फिर बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कहानी लिखी जा सकती है। तो कहानी की ये मूल आधार यही था इनका। तो इस प्रकार से यह अध्याय पूर्ण होता है। अगले वीडियो में इसके सभी प्रश्नों को हल किया जाएगा। धन्यवाद।